दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव तिवारी हूँ। दे इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद आप मुझे देख पा रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं आज से। तो मिडिवल हिस्ट्री चूँकि हम लोग पढ़ चुके थे, मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन चूँकि हैं इसलिए एक बार फिर से मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सभी कुछ सारा हिस्सा इतिहास का हम फिर से एक बार ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे। इतिहास को किस ढंग से पढ़ा जाए जिससे वो समझ में आए, तो उसका जवाब ये है कि बहुत से बच्चों को इतिहास समझ में नहीं आती है। वो उनकी एक समस्या ये रहती है कि इतिहास वो भूलते बहुत हैं। देखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा रात दिन रटा सवेरे सफ़ा, ये तो कहावत सबने सुनी ही होगी। लेकिन हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि अगर इंटरेस्ट के साथ और पढ़ाया जाए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए तो एक कहानी के रूप में, जस्ट स्टोरी जैसे इंटरटेनमेंट हो रहा है, इस तरह से यदि पढ़ा जाए तो सब कुछ पढ़ा हुआ समझ में भी आएगा और सारा कुछ याद भी रहेगा। तो हम लोग जो है वो बॉटम से लेकर टॉप तक पढ़ेंगे और टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इस तरह से आपके एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि हम मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत में तो देखिए वो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से शुरुआत होती है। यहाँ हम आपको बता दें कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। हम आपको इसका जो दूसरा कालखंड है फ्रीडम स्ट्रगल का, वो बता रहे हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जाम्स में वो बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको हम स्वतंत्रता का संघर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का संघर्ष भी कह सकते हैं। देखिए, स्वतंत्रता का संघर्ष जो है वो अगर कहा जाए कि कांग्रेस के बैनर तले लड़ा गया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन फिर इसमें एक बात समस्या आती है कि अगर स्वतंत्रता संघर्ष कांग्रेस के बैनर तले लड़ा गया तो फिर आईएनए और क्रांतिकारियों का तो योगदान नगण्य हो गया। लेकिन तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईएनए का और क्रांतिकारियों के योगदान को हम नकार नहीं सकते किसी भी अर्थ में। क्रांतिकारियों का जो योगदान हमारे देश के लिए रहा है, जो आज़ाद हिंद फौज के लोगों का हमारे देश के आज़ादी के लिए संघर्ष रहा है, उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये भी सत्य है कि कांग्रेस जैसा एक राजनीतिक संगठन, तो आज़ादी की लड़ाई निश्चित रूप से कांग्रेस के बैनर तले लड़ी गई। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आईएनए और क्रांतिकारियों के योगदान को हम झुठला नहीं सकते, हम भुला नहीं सकते, उनकी शहादत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये भी कांग्रेस या फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अब बात ये उठती है कि जो हम लोग नेशनलिज्म पढ़ रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मूलभूत भावना जो थी वो थी नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की। तो जो राष्ट्रवाद को हम लोगों ने समझा है, जाना है, वो वास्तव में राष्ट्रवाद है क्या? तो राष्ट्रवाद को समझते हैं कि राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से थे और राष्ट्रवाद कैसे हमारे सामने आया। ठीक है, तो इसको जो है समझने के लिए एक बात ये आती है कि ब्रिटिश जो शासक हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरणा हमने दी। यानी भारतीय राष्ट्रवाद जो आया भारत में, नेशनलिज्म की भावना आई, देशभक्ति की भावना आई, देश को आज़ाद कराया गया, जो कुछ भी स्वतंत्रता संघर्ष हुआ वो सब हमारी देन है।
अब बड़ी विचित्र बात यह है कि अगर हम इस बात को सही मान भी लेते हैं तो फिर क्या, जितना भी संघर्ष हुआ, अंग्रेज मारे गए, 1857 हुआ और उसके बाद भी कांग्रेस जब आई और तमाम सारे जो आंदोलन हुए, तो अंग्रेजों ने अपने ही खिलाफ लोगों को कर दिया। अगर हम ये मान लेते हैं कि इन्होंने राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी और सब कुछ किया, तो फिर इसका मतलब तो यही हो गया कि हाँ, इनका जो मोटो था वो केवल खेल खेलना था और इन्होंने वो खेल खेला भी। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए कुछ वक्तव्य हैं, जैसे कि एक मिस्टर हुए हैं J.R. सीले, ये आप लोग नोट भी करते चलिएगा चाहो तो। J.R. सीले ये क्या कहते हैं? J.R. सीले, ठीक है, J.R. सीले ये कहते हैं कि भारत कभी भी एक नहीं था, अलग अलग था। भारत कभी भी एक नहीं था, भारत हमेशा टुकड़ों में बटा रहा, अलग अलग रहा, ये इनका कहना है। ठीक है, मान लिया हमने इनकी बात कि ये भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई मानते हैं और टुकड़ों में बटा हुआ मानते थे। तो ये कहते हैं कि भारत कभी भी एक नहीं था, यह केवल एक भौगोलिक इकाई था, भौगोलिक इकाई था। ठीक, J.R. सीले का ये कहना। एक दूसरे सज्जन हुए हैं जॉन स्ट्रेची। आप स्ट्रेची करके याद कर लीजिएगा। बात वही है, टॉप टू बॉटम। अब चाहे आप मेंस में लिखें या कुछ भी कहें, समझें, चीज को समझने के लिए ही हम इतना आपको स्टेटमेंट वगैरह बता रहे हैं। स्ट्रेची ये कहते हैं कि भारत न कभी एक था न होगा। मतलब उनका मतलब था कि भारत सब अलग अलग था, अलग अलग लोग थे और उनका कोई भारत से लेना देना नहीं था, वो बस केवल इस भौगोलिक टुकड़े में अलग अलग जगह पर शासन करते थे। अब इन दोनों के भी आगे बढ़कर एक मिस्टर हुए हैं कूपलैंड। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो बात कही, ये कही कि भारतीय राष्ट्रवाद, इन्हीं की बात की हम बात कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजी राज्य की संतति थी। यानी भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो अंग्रेजी राज्य की संतान था, ये कह सकते हैं। तो अगर हम इस बात को मान भी लें तो जैसा कि इन्होंने कहा है, तो अगर संतान था तो ऐसी संतान था जिसको जन्म के समय ही इसकी मां ने, यानी ब्रिटिश शासकों ने दूध पिलाने से मना कर दिया और गला भी घोटने का प्रयास किया। ठीक है, ये आरसी मजूमदार का कहना है, मेरा कहना नहीं है। ठीक है, अगर भारतीय राष्ट्रवाद अंग्रेजों की संतान था तो अपनी संतान का अंग्रेजों ने न केवल गला घोंटने का प्रयास किया और उसको बचपन में ही मार डालने के लिए दूध भी नहीं पिलाया। खैर, हम इससे आगे बढ़ जाते हैं और हम उसमें पहुंचते हैं कि वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो हो कहाँ से रही है। दरअसल भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो उस समय पूरे विश्व में एक ऐसी स्थिति बन रही थी जिस स्थिति का प्रभाव भारत में भी पड़ रहा था। फ्रांस की क्रांति इसमें इसके मूल में थी। फ्रांस की क्रांति से ही सभी ने प्रेरणा प्राप्त की और भारत में भी उस क्रांति से लोगों ने सीखा और सीख करके अपने देश में भी इसको आगे बढ़ाया। इतना कहा जा सकता है कि
यूरोपीय ढंग से जो कुछ भी हमने जाना था, और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ये हम दूसरे कालखंड में बात करेंगे, उसका असर जरूर हुआ। हम ये नहीं कहेंगे कि उसका हमारे राष्ट्रवाद में बिल्कुल योगदान नहीं है, योगदान है, लेकिन केवल वही उसी का योगदान है ये ठीक नहीं लगता है कहना, मुझे लगता है। और नेशनलिज्म या दूसरी चीजें जिनको अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया, वो लकली या अनलकली कहें कि वो हमारे भी काम आ गई। जैसे उदाहरण के तौर पर रेलवे का विकास है, तो जब रेलवे विकसित हुई, रेलवे चली, तो अंग्रेजों ने इसलिए रेलवे को बनाया कि भारत के भीतरी भागों तक हम अनाज और की मंडियों तक पहुंच सकें और अन्य जो बाजारें हैं उन तक पहुंच सकें, और तुरंत फुरत जो है सामान की ढुलाई और परिवहन वगैरह का मामला बन सके। तो ये उन्होंने, उनकी सोच थी। अब उसके पीछे उन्होंने सारा पैसा लगाया, रुपया लगाया और रेलवे का विकास किया, लेकिन चूंकि उसमें साहित्य का भी प्रसार हो गया, पत्रिकाएं एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी जाने लगी, डाक और तार का विकास हुआ, उससे भी राष्ट्रवाद को प्रेरणा मिली हमारे यहाँ। और शिक्षा तो का प्रसार तो था ही उस समय, तो हम लोग अंग्रेजी भाषा भी जान गए, और अंग्रेजी भाषा जाने तो हमने जाना कि हमारे यहाँ जैसे कालिदास लिखते हैं उसी तरह से अंग्रेजों के यहाँ जो है शेक्सपियर भी लिखते हैं, और सारी मूलभूत समस्याएं वही हैं जो हमारे देश में हैं, लगभग उन्हीं से मिलती जुलती समस्याएं अंग्रेजों के यहाँ भी हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने समझा, और उन सब तत्वों ने हमारे राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी। उन सब चीज़ों को, उन सारी चीज़ों ने हमारे राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और हम लोग इसमें आगे बढ़े। औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण को हम कह सकते हैं कि इससे राष्ट्रवाद को ऊर्जा मिली, राजनीतिक एकता स्थापित हुई, और एक प्रकार की समाधान और एक प्रकार की समस्याएं जो थी हमारे यहाँ, वो सारी की सारी हम लोगों ने आगे बढ़ाई। प्रशासनिक एकता स्थापित हुई हमारे यहाँ, और सबसे बड़ी बात ये कि इम्पर्सनैलिटी यानी अवैयक्तिकता का सिद्धांत ये आगे बढ़ा। ये क्या था अवैयक्तिकता का सिद्धांत, इम्पर्सनैलिटी? इसका मतलब ये था कि राजा या राजा के जो पदाधिकारी हैं वो बदल जाने के बाद भी प्रशासन के कामों में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं होता था। भाई जैसे पुराने ज़माने में राजा लोग होते थे, एक राजा चला जाता था तो दूसरा राजा आता था, उसकी नीतियाँ बदल जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों के अधीन भारत में जो सचिव स्तर के लोग थे, वायसराय लेवल के लोग थे, गवर्नर जनरल लेवल के लोग थे, इनका ट्रांसफ़र भी हो गया, ये बदल भी गए, इधर से उधर चले गए, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसियों में परिवर्तन नहीं आया, वो उसी ढंग से चलती रही। और इसीलिए 1757 से लेकर के 1857 तक हमारे देश में 100 साल तक अंग्रेज निर्द्वंद घूमते रहे। हाँ, ये एक अलग बात है कि जब 1857 हमारे देश में हो गया, उसके बाद अंग्रेजों को थोड़ी सी समस्याएं सामने आई, और उसका निपटारा ये हुआ कि उन लोगों ने कहा कि भाई हम इनके सोशल एस्पेक्ट्स पर और रिलीजियस जो मामले हैं उन पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाएंगे, जो सामाजिक वातावरण है उनका और धार्मिक वातावरण है ये एज इट इज बना रहेगा। तो हमारे यहाँ राष्ट्रवाद को बढ़ाने के वाले कारणों में एक ये भी आया कि हमारे इतिहास को जाना गया, देशवासियों ने हमारे प्राचीन इतिहास को जाना और मालूम हुआ कि हम लोग कितने महान पूर्वजों की संतानें हैं, और आज हमारी स्थिति ये विषम है। तो इससे भी हमको प्रेरणा मिली, राष्ट्रवाद को प्रेरणा मिली। और कुछ कहते हैं कि जब अंग्रेज या कोई भी व्यक्ति जो लगातार अन्याय पर अन्याय कर रहा हो, तो उस अन्याय का खात्मा बहुत जल्द होता है। और
लॉर्ड लिटन की जो नीतियां थीं उनमें जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया और दूसरे तरीके से हमको तमाम इलबर्ट बिल पेश किया गया। इन सब कानूनों से हमको दिक्कतें हुई और जनता ने इसकी पुनरावृत्ति न होने पाए इसके लिए विरोध दर्शाना शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि हम तितर बितर होकर के अलग अलग होकर के कब तक अपना विरोध दर्शा सकते थे। तो अलग अलग विरोध दर्शाने की बजाय अगर हम एक बैनर तले, एक झंडे के नीचे, एक राजनीतिक पार्टी के बैनर तले इकट्ठे हो जाते और कोई एक ऐसा राजनीतिक दल होता जो हमको अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करता, तो हमारी लड़ाई जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाती। जैसे आप अगर अपनी लड़ाई छोटे छोटे समूह बना करके करेंगे तो उतनी चोट नहीं पहुंच पाएगी। अगर सब लोग संगठित होकर के लड़ाई करेंगे, झगड़ा मतलब लड़ाई का मतलब ये है कि विरोध करेंगे, सत्ता के प्रति विरोध करेंगे या किसी भी मुद्दे पर जिसमें आप सहमत ना हो उस पर अगर आप विरोध करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा और जो उद्देश्य है आपका वो पूरा होगा। तो यही सब चीजें थी जिन्होंने हमारे राष्ट्रवाद को बढ़ाया। लॉर्ड लिटन की बातें हमने बताई आपको, प्रतिक्रियावादी नीति बताई, आईसीएस की उम्र को घटा दिया गया था, ये भी एक विरोध का कारण था और इससे भी शिक्षित भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था और जिससे राष्ट्रवाद की भावना पनपने में हमको सहयोग मिला। तो ये सब कुछ कारण थे जिनसे राष्ट्रवादी तत्वों को प्रेरणा मिली। तो यहाँ हम आपको, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये ध्येय इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और इसमें मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट्स बॉक्स पर आप लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, उसको हम देखेंगे और उसका यथोचित जवाब दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब भारत में इसका दूसरा हिस्सा आता है राष्ट्रवाद का। देखिए, परेशान मत होइए, एक एक करके मैं सारी चीज़ों को ले रहा हूँ, एक एक करके मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। राष्ट्रवाद क्यों आया? स्वतंत्रता संघर्ष में राष्ट्रवाद मूल बात थी और राष्ट्रवाद को पनपने के पीछे क्या रीज़न थे ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसके दूसरे हिस्से में आ रहा हूँ जो हमने आपको बताया अभी कि एक पार्टी ऐसी चाहिए थी, एक ऐसा संगठन चाहिए था। तो वो निश्चित रूप से वो संगठन कौन सा हो सकता है? जैसे कि हमने एक लेक्चर की शुरुआत में ही बताया था, कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का अपना एक बड़ा इतिहास रहा है। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी का आज का स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक नहीं है, विषम चल रही हैं। खैर, वो उनका अपना मामला है। कांग्रेस ने अपने फॉर्मेशन से, यानी 1885 में जब ये बनी पार्टी, ठीक है, तब से लेकर के 1942 तक, 1942 तक विभिन्न आंदोलन किए। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हमने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। मेन हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान है वो 4 चरणों में, 5 चरणों में हम समझ सकते हैं। तो प्रथम चरण जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है, फर्स्ट चरण आप लिख सकते हो, फर्स्ट फेज, प्रथम चरण 1885 से 1905 तक है। दूसरा फेज जो है इसका द्वितीय चरण, ठीक है, द्वितीय चरण 1905 से 1919 तक है, 1919 तक है। तीसरा फेज जो है तृतीय चरण, ये क्रांतिकारी युग कहलाता है और ये टाइम अगर इसको लेना चाहो तो 1919 से 1943 तक है। हम आजाद हिंद फौज को भी इसी के अंतर्गत माने ले रहे हैं। चौथा जो इसका चरण है वो गांधी युग कहा गया है, फोर्थ चरण, चौथा चरण
गांधी युग के नाम से जाना गया है, गांधी युग के नाम से हम कह सकते हैं। और गांधी जी हमारे देश में 1915 में आए थे, हालांकि उन्होंने आंदोलन बाद में शुरू किया है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं 1915 से ही 1942 तक मान लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद तो कोई नया आंदोलन हुआ नहीं। और पांचवा चरण जो है कांग्रेस का, ये हम ऊपर हेडिंग डाल देते हैं कांग्रेस। पांचवा चरण जो है वो स्वतंत्रता की ओर लिख लेते हैं, स्वतंत्रता की ओर, पांचवा चरण। और इसमें जो घटनाएं हैं वो खास करके 1942 से लेकर के 1947 या 48 तक की हम कह सकते हैं, 48 तक की है घटनाएं। यानी इसमें जो है देश की आज़ादी और देश का विभाजन, ये दोनों बातें भी, हम दोनों टॉपिक भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जैसे हमने इसको बना लिया है, तो इसके आधार पर हम फर्स्ट फेज में क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी 1885 से 1905 तक कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोगों ने कहां तक संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया और कहां तक हम लोग पहुंचे, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब एक बात और आती है, अब आती है बात कांग्रेस कैसे बन गई, कांग्रेस को किसने बना दिया, कांग्रेस जब बनी तो क्या थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में समझते हैं और फिर हम आते हैं कांग्रेस के पहले की पार्टियों में। क्या कांग्रेस के पहले भारत में कोई भी राजनीतिक दल था ही नहीं? ऐसा नहीं है। कांग्रेस के पहले भी हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां थीं, सामाजिक पार्टियां तो थी ही थी, सामाजिक संगठन तो बहुत सारे थे, लेकिन राजनीतिक पार्टी भी थी। तो वो क्या थी, किस तरह से थी, कहां कहां थी, उनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना होगा। तो पहले तो ये समझ लो कि फर्स्ट फेज में कांग्रेस जो है वो उदारवादियों के शिकंजे में थी। यानी उदारवादी लोग कौन कौन से, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, दिनशा वाचा, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ये सारे के सारे उदारवादी नेता थे। ये कैसी राजनीति करते थे, एप्लीकेशन देने की, लेटर देने की, प्रतिवेदन देने की। इनका मतलब मानना ये था कि हमको अंग्रेजी राज्य में भरोसा है और हम आपसे केवल कुछ नागरिक सुविधाएं चाहते हैं अपने देशवासियों के लिए। तो पहले चरण में हम कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस हमको बहुत बच्चे लेवल की, यानी कि कह सकते हो कि मतलब सामान्य पार्टी थी। कोई कांग्रेस में कोई वरिष्ठता, कोई जुझारूपन, कोई जूझने की प्रवृत्ति, ऐसा कुछ नहीं थी। लेकिन दूसरे चरण में हम देखते हैं कि कांग्रेस प्रौढ़ हो गई थी। हाँ, एक बात और, इसमें जो है ज्यादातर शिक्षित मध्यम वर्गीय, पढ़े लिखे, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, ये चिकित्सक, ये सारे के सारे लोग जुड़े थे। यानी जनता की ये प्रतिनिधि नहीं थी, देश की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी। देश की जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए बाद में ये पार्टी जन पार्टी बनी 1905 के फेज में। इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए जो जनता से संबंधित थे, पब्लिक से, सामान्य पब्लिक से संबंधित थे, वो लोग आ गए और उन्होंने इसको लोकप्रियता दिलानी शुरू कर दी। और इस फेज में हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी जूझने लगी अपनी समस्याओं के लिए, अपनी जो डिमांड्स थी उनके लिए जूझने लगी। तीसरा चरण तो सीधे सीधे हमने दिखाई दिया, क्रांतिकारी युग था। इसमें जो है मांग करके काम नहीं होगा। तिलक के नेतृत्व में स्वराज, जैसे तिलक ने कहा, लाल बाल पाल, 3 आदमी बड़े प्रसिद्ध थे हमारे यहाँ, है ना। तो ये लोग के उसमें थी। इसमें सुभाष चंद्र बोस को भी हम लेते हैं, उन्होंने सशस्त्र क्रांति करके भारत को आज़ाद करने का प्रयास किया। तो तीसरे फेज में हम इसको लेंगे। चौथा चरण गांधी जी का युग था। गांधी जी की एक विशेष शैली थी और उसमें वो आत्मनियंत्रण, सत्याग्रह, ये सब करते थे और वो चाहते थे कि अंग्रेज जो है हमको आज़ाद तो करें। ये पहले नहीं था उनका मामला, पहले तो मामला ये था कि वो डोमिनियन स्टेटस दे दें। अब इसके बारे में हम आपके चर्चा करेंगे आगे कि डोमिनियन स्टेटस क्या होता है।
तो बहरहाल गांधी जी का जो अभियान था वो सफल रहा, सक्सेसफुल रहा, हम ये मानेंगे। और उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि 5वें चरण में जो कांग्रेस थी वो देश के विभाजन के लिए काम करने लगी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपना काम किया। तो अब बात हम करते हैं कि कांग्रेस के पहले कौन सी राजनीतिक पार्टियां थीं, कौन कौन सी। तो देखो भाई, ऐसा है कि हमारे देश में एक व्यक्तित्व हुए हैं, एक बड़ा भारी व्यक्तित्व था, और ये सज्जन थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा कि जैसे कहाँ जन्म हुआ, इनको राजा की उपाधि किसने दी, बंगाल के नवद्वीप या नादिया में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 1853 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई। कई भाषाएं जानते थे, लेकिन ये भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत थे, और इनको पत्रकारिता का भी राजकुमार कहते हैं। इनके बहुत योगदान है, हम एक क्लास में नहीं बता सकते। राजा राम मोहन राय को अलग से कभी लिया जाएगा। तो राजा राम मोहन राय ये ऐसे कुछ एक प्रारंभिक व्यक्ति हुए हैं हमारे देश में, जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की, और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करके यानी वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त की, अंग्रेजी भाषा पढ़ी, अन्य भाषाएं पढ़ी, बहुत सारी भाषाएं इनको आती थी, हिब्रू वगैरह भाषा भी जो इजराइल में चलती है वो भी आती थी। तो राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य जब विचारों को पढ़ा तो उन्होंने समझा कि हमारी समस्या जो है वो ब्रिटेन वालों की देन है, और इसीलिए इन्होंने देश में जो हमारी समस्याएं थी उन समस्याओं का निदान या हल अंग्रेजों से मांगा कि ये समस्या, इसका हल क्या है। और इनकी प्रेरणा से भारत में पार्टियां बनी। जैसे कि पार्टियां बनी का मतलब, जैसे कुछ पार्टियां, कुछ राजनीतिक पार्टी तो इन्होंने स्वयं बनाई, बनाई यानी कि जो विरोध था इन्होंने स्वयं किया। जैसे 1828 में विद्या चर्चा नामक एक संगठन इनकी प्रेरणा से बना। तो हम ये कह सकते हैं 1828 में विद्या चर्चा नामक, अब ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी एग्जाम होते हैं सभी ऑब्जेक्टिव ही टाइप होते हैं। प्रीलिम्स में या किसी भी कंपटीशन में आप देख लें तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव का जमाना चला गया है, इसमें ये सब मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। 1828 में विद्या चर्चा नामक संगठन बना। अब बना इन्होंने नहीं बनाया, इनकी प्रेरणा से बना। ठीक है। दूसरा,